Meanwhile, सबसे पहले वेलकम टू द कंपटीशन इन आरबीसी बैच एंड आई होप दिस जर्नी विल बी फ्रूटफुल फॉर यू और लाइफ लॉन्ग याद रहेगा ये वाली जर्नी, आपकी प्रिपरेशन जर्नी। आई विल स्टार्ट। मैं जो कुछ भी डूज एंड डोंट्स हैं, जो भी हमने पिछले 1-2 साल से जो हम ये बैच चला रहे हैं, वहां से जो हमने सीखा है, बच्चों को जो हमने ऑब्जर्व किया है कि और बेटर कैसे किया जा सकता है, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन आई विल बी पुटिंग फॉरवर्ड। सबसे पहले ओरिएंटेशन सेशन फॉर 26 वी आर स्टार्टिंग। फ्लो मैंने बता दिया है। तो हाउ कोर्स विल रन, वैसे इससे रिलेटेड हमने एक पूरा वीडियो बनाया था 1 घंटे का, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन। फिर भी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस है बस, और कोई खास चेंजेस नहीं है। पूरे कोर्स को हमने 25 पार्ट में डिवाइड किया। पहला चीज, एक वीक में एक चैप्टर वी विल बी फिनिशिंग फ्रॉम आवर साइड। दूसरा चीज ये हो गया। तीसरा, जो डे वाइज होगा वो हमने ऐसे किया है कि जैसे फर्स्ट वीक, जैसे ये वाला जो वीक है उसमें आज तो ओरिएंटेशन सेशन हो गया, कल केमिस्ट्री की क्लास होगी, फिर एक दिन का ब्रेक आएगा, फिर मैथ्स की क्लास होगी, फिर एक दिन का ब्रेक आएगा, फिर उसके बाद सैटरडे को फिजिक्स की क्लास होगी। संडे को एज सच अभी ऑफ रहेगा। मंडे को क्या होगा, मतलब वीक 2 का जो मंडे होगा उसमें वीक 1 के चैप्टर का जो हमने बोला था कि टेस्ट लिया जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा मॉर्निंग में 3 घंटे का सेशन का, जो भी वीक 1 में चैप्टर कवर हुए हैं, और एक इवनिंग में 3 घंटे का टेस्ट होगा एडवांस पैटर्न का, वो भी उसी चैप्टर पे आधारित रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, जो वीक 1 में पढ़ाया गया है। अब यही वाली साइकिल 25 बार रिपीट हो जाएगी, मतलब वीक 3 का जो मंडे आएगा उसमें जो टेस्ट होगा उसमें वीक 2 वाले चैप्टर को वी विल बी कवरिंग। तो ऐसे हर चैप्टर में हम एक एक मेंस लेवल का टेस्ट लेंगे, ये ठीक है, जिसमें ऑफ कोर्स 75 क्वेश्चंस होंगे। तो हर चैप्टर के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप टेस्ट के थ्रू कर रहे होगे हर चैप्टर के, ठीक है। और सेम चीज फिर एक एडवांस का टेस्ट होगा, जैसा मतलब एक्चुअल एडवांस में तो 6 घंटे के 2 पेपर होते हैं, तो हम 2 की बजाय 1 पेपर लेंगे, बट उसमें चैप्टर एक ही कवर हो रहा होगा। इनके अलावा एवरी सेकेंड वीक, ये ठीक है, एवरी सेकेंड संडे आपका एक मेंस का टेस्ट होगा, और फिर ऑल्टरनेट उसके बाद एक एडवांस का टेस्ट होगा, ठीक है। तो जैसे पहला संडे तो खाली हो गया, अगले संडे जो मेंस का टेस्ट होगा, अच्छा मेंस के टेस्ट में हमने ये डिसाइड किया है कि फुल सिलेबस टेस्ट लेंगे। जितनी हमने रैंक देखी है, काफी रैंक मतलब 25-30 हजार के अंदर ही अंदर है लगभग सारी रैंक। तो फिर आपने मेंस का टेस्ट तो अभी दिया ही होगा, तो ताकि हमारा पूरा सिलेबस का अगर हम मेंस का टेस्ट देते रहे तो लास्ट तक वी विल बी वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, दूसरा एक इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये भी है कि जितने भी बच्चे होपफुली इस बैच में एनरोल हुए हैं, उनका मेन टारगेट है कि एडवांस में एक बहुत अच्छी रैंक लेके आना, बट उसके लिए जो मेंस है वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें स्टंबल कर जाए। तो इसलिए फुल सिलेबस टेस्ट देने में, मतलब ये मेरा परसेप्शन है कि पहले बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को पहले से ही महारत हासिल होगी, तो काइंड ऑफ एक पूरा सिलेबस का टच हमेशा ही बना रहेगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो इसलिए जो मेंस वाले जितने भी टेस्ट होंगे एवरी सेकंड संडे, मतलब एक संडे, एवरी सेकंड संडे, मतलब पहला संडे खाली, दूसरे संडे मेंस का टेस्ट, तीसरा संडे खाली, फिर फोर्थ संडे जो होगा वो एडवांस का टेस्ट होगा। अब ये जो एडवांस का टेस्ट होगा ये हम क्यूमुलेटिवली कवर्ड कोर्स के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो कितने तरह के टेस्ट हो गए, एक बार मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूं। कितने तरह के टेस्ट हो गए, 4 तरह के टेस्ट हो गए एज ऑफ नाउ। सबसे पहला हो गया एक वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट मंडे को होगा, और उससे पहले वाले वीक में जो चैप्टर कवर हुआ है उससे रिलेटेड 3-3 घंटे के 2 टेस्ट होगा। पहले जो 3 घंटे का टेस्ट होगा वो ऑफकोर्स मेंस के पैटर्न का होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे, और शाम को जो 3 घंटे का टेस्ट होगा वो भी चैप्टर टेस्ट ही होगा, उसमें पीसीएम के एक एक चैप्टर को कवर करेंगे, और वो एडवांस के पैटर्न का होगा। 2 तरह के टेस्ट तो ये हो गए। तीसरे तरह के टेस्ट हो गया कि फुल सिलेबस मेंस लेवल का टेस्ट होगा। हम ये बोल सकते हैं हर 4 संडे में आएगा वो, कि एक संडे खाली, फिर जो दूसरे संडे को होगा वो फुल सिलेबस मेंस का टेस्ट होगा, फिर तीसरा संडे खाली, और फोर्थ संडे को एडवांस का जितना भी क्यूमुलेटिव सिलेबस उस दिन तक हो चुका होगा डे 1 से स्टार्ट करके, उसके बेसिस पे एडवांस का पूरे 6 घंटे वाला टेस्ट होगा, ठीक है। तो आई होप टेस्ट के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। तो क्लासेस कैसे रन होगा वो मैंने बता दिया। अच्छा, मंडे टेस्ट हो गया, ट्यूसडे केमिस्ट्री की क्लास होगी 4 to 6 इवनिंग में, ठीक है। वो 6 का 6:30 भी हो सकता है, कभी कभी 7 भी हो सकता है। ट्यूसडे वेंसडे खाली हो गया, मतलब हमारी तरफ से खाली हो गया, ऑफ कोर्स यू विल बी स्टडिंग ऑल द टाइम। फिर थर्सडे को मैथमेटिक्स का क्लास हो गया 4 to 6 अगेन। ये जो क्लासेस होंगी इसमें अगर हमें कोई लगता है कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले पॉइंट है, तो वो भी हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करेंगे। तो जैसा हमने
लॉन्च वीडियो में बोला था, ये उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट है या लगभग कंप्लीट है। मतलब कुछ कुछ जिनके, जिसे बोलते हैं ना कि थ्योरी में लूप होल्स रह गए, कुछ कुछ चैप्टर्स में लूप होल्स रह गए, या कोई बच्चा ऐसे बोल सकता है कि मेरे मार्क्स तो मेंस में 200 प्लस ही आते हैं हमेशा, बट मेरा जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो वीक है। तो दिस मच इज मैनेजेबल, अदरवाइज यू विल फाइंड के इट विल बिकम वेरी हेक्टिक। अगर मान लिया मेरे को एक पूरा एक सब्जेक्ट या 1.5 सब्जेक्ट पूरा पढ़ना पड़े, जिसमें सारे वीडियोस भी देखने पड़े, लेक्चर भी अटेंड करना पड़े, उसके बाद इस कोर्स के साथ पेस बना के चलने, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस बात को मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आपको 1-2 वीक में ये फील होता है कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस बैच, देन प्लीज मूव ऑन टू प्रवीण वाला बैच, जहां पे A to Z बिल्कुल बेसिक से सारी थ्योरी पढ़ाई जा रही है। तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक मैं दूसरा ये भी बोल दूं, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज आरबीसी की क्लास में, मैं ऐसा नहीं कि आरबीसी के बच्चों को डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा हूं, बट प्रवीण से भी शानदार रिजल्ट आते हैं, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। जैसे अभी में आज मॉर्निंग में ही मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, उसका उसने प्रवीण बैच लिया था, लास्ट ईयर उसका 70,000 रैंक था, इस बार उसका 2,000 समथिंग रैंक है। तो ऐसा नहीं है कि रैंकर बैच से ही रैंक आएगा, डेफिनेटली प्रवीण वाले जो बच्चे उनका एक्सपोजर अलग तरह का है, तो वहां से भी रैंक आते हैं, शानदार रैंक आते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो क्लासेस के बारे में मैंने बोल दिया, 2 घंटे की क्लास होगी जिसमें प्राइमरीली क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ठीक है। अब जो बाकी के दिन बचे हैं, ऑफ कोर्स उसमें अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो उससे रिलेटेड थ्योरी आप पढ़ोगे, क्वेश्चन जो मटेरियल भेजा गया है वो आप क्वेश्चन लगाओगे, थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह भी करोगे, ये वाली चीज होगी। तो एक एक करके सबसे पहले क्लासेस, उसके मैंने बता दिया कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 4 to 6 ये क्लास का टाइमिंग रहेगा। और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये वाला सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है टेस्ट। टेस्ट भी मैंने बता दिया, 4 प्रकार के टेस्ट होंगे। दो जो प्रकार के टेस्ट है वो चैप्टर को डिवोट होंगे, मतलब चैप्टर वाइज होगा, और जो बाकी 2 टेस्ट है उसमें से मेंस वाला फुल सिलेबस टेस्ट होगा, एडवांस वाला क्यूमुलेटिव सिलेबस पे बेस्ड होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स एडवांस में हमें थोड़ा सा डेप्थ ऑफ थिंकिंग चाहिए होता है, तो अगर हम एडवांस के भी फुल सिलेबस टेस्ट लेने लगे तो शायद काफी बच्चे कंफर्टेबल नहीं होंगे। अभी ये वाली जो टेस्ट वाली चीज है, ये ऑफ कोर्स नवंबर के लास्ट तक लगभग खत्म हो जाएगा। फिर तो सारे जितने भी मेंस के टेस्ट होंगे फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, जब तक मेंस 1 नहीं हो जाता, और उसके बाद यू विल हैव एन नंबर ऑफ एडवांस के टेस्ट। तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर ये सोचे ना, जैसे शुरू शुरू में बच्चे बहुत ज्यादा एंथू में रहते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये तो कम टेस्ट है, और टेस्ट होने चाहिए, फुल सिलेबस टेस्ट होने चाहिए, एडवांस के टेस्ट होने चाहिए। तो हम बोलेंगे रुको, तुम खुद ही हो सकता है कि 2 वीक बाद, 3 वीक बाद बोलोगे ये टेस्ट कम कर दो, ये टेस्ट कम कर दो, ये मैनेज नहीं हो पा रहा है। दिस मच इफ यू आर एबल टू मैनेज, आई विल से कि वाओ यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। और इसके बाद भी अगर किसी को टाइम बचता है तो देन कॉन्टेक्ट अस। हमारे पास तो मटेरियल की खान भरी पड़ी है, मतलब हम इतना मटेरियल दे सकते हैं कि आप डेली 10-10 घंटे भी सॉल्व करो तो भी वो खत्म ना हो। तो अगर कोई ये सब चीज कर पाता है, ठीक है, कर पाता है, तो उसके परफॉर्मेंस में ये रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बोले कि कर तो मैंने सब लिया बट 300 में से मार्क्स 125 आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इफ यू आर एबल टू प्रूव, वी विल प्रोवाइड यू मोर मटेरियल, किसी भी लेवल तक का, बहुत टफ, टफ, मॉडरेट, सब तरह का मटेरियल अवेलेबल है। फिर उसके बाद आता है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो किसी किसी चैप्टर में जहां भी उनका वीक है या कोई सेक्शन उनका वीक है, तो वहां पे वो लेक्चर अटेंड करना चाहें। तो आपको लेक्चर कहां से मिलेंगे, ये सब ऑपरेशंस की डिटेल अभी बाद में दिया जाएगा। मैं तो बस एक बार मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि यू हैव 2 काइंड्स ऑफ लेक्चर। एक हो गया प्रवीण नॉर्मल लेन, ये वो हो गया कि जो बच्चा पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, वो A to Z वो चैप्टर पढ़ना चाहता है, तो प्रवीण नॉर्मल लेन के लेक्चर्स विल बी अवेलेबल टू यू। तो अगर कोई चैप्टर आपको पढ़ना है तो इसके लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने बच्चों की सुविधा के लिए क्या किया है, ताकि बच्चों को प्लानिंग करने में आसानी हो। ऐसा भी हो सकता है कि वीक नंबर 4 में जो आपका चैप्टर आ रहा है वो आपका वीक है, अब सीधा वीक 4 में वो सारे लेक्चर देखने की कोशिश करोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये ठीक है, बाकी चीजें डिटेल हो जाएंगी। तो वो तो प्लानिंग तुम्हें अभी से करना पड़ेगा कि हमें एक एक 2-2 लेक्चर देख के, जब वो चैप्टर यहाँ पे रन हो, तब तक हमारा वो चैप्टर वॉचिंग खत्म हो जाए, लेक्चर वॉचिंग खत्म हो जाए। तो इसलिए हम तुम्हें प्लानर जो देंगे वो डिटेल्ड प्लानर है, उसमें एवरी वीक में कौन सा चैप्टर कवर होगा, फिर प्रवीण नॉर्मल लेन में कितने लेक्चर हैं ये भी बताया गया है, हर चैप्टर वाइज सब्जेक्ट में, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में हर चैप्टर वाइज ये बताया गया है। और प्रवीण फास्ट लेन में कितने लेक्चर हैं। अब प्रवीण फास्ट लेन किसके लिए बनाया गया था, प्राइमरीली जोसा की काउंसलिंग के बाद कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अब मेरे को ड्रॉप लेना है, ठीक है, और ऐसे बच्चे जो जोसा की काउंसलिंग तक वेट कर रहा था, इन आर ओपिनियन उसने पहले से अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होगी,
तो ऐसा नहीं कि उसको हमें ए से बिल्कुल जी तक पढ़ाने की जरूरत है, और इनफैक्ट टाइम भी नहीं बचता। जैसा कि काउंसलिंग के बाद अगर दिसंबर तक सिलेबस फिनिश करना है तो वो पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल लेन के लेक्चर से। तो इसलिए हमने प्रवीण फास्ट लेन बैच बनाया था। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे ने एक बार पढ़ रखा है, बट उसको अभी भी एडवांस के लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब प्रवीण फास्ट लेन में नाम शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कुछ बच्चों को ये लगता है कि क्या ऐसी जल्दी जल्दी निपटा दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी नहीं, ये एडवांस के लिए ही है। ये वाला जो बैच है वो एडवांस के लिए। तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ चीज छोड़ी जा रही है, बस ये है कि इसमें बहुत बेसिक इलस्ट्रेशंस नहीं लिए जाएंगे, एक चीज को बार बार 5 बार नहीं गाया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो बच्चा पहली बार पढ़ता है तो टर्म वो बहुत सारे पहली बार सुनता है, तो उसको हजम करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। तो एक ही चीज हम बार बार बोलते हैं, एक ही डेफिनेशन हो सकता है कि एक लेक्चर बाद अगर दोबारा यूज हो रहा हो तो हम उसको रिकॉल कराएं लेक्चर में। तो इन सब में टाइम जाता है, बेसिक क्वेश्चंस कराने में टाइम जाता है। तो इसलिए प्रवीण फास्ट लेन में वो सब नहीं होगा। बट अगर कोई बच्चा एडवांस में अच्छी रैंक लाना चाहता है, उसके लिए जितना मटेरियल चाहिए वो सारा यहाँ पे है। ठीक है, एक हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रवीण नॉर्मल लेन में इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन, तीनों तरह के क्वेश्चन कराए गए होंगे। ठीक है, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रवीण फास्ट लेन में वो इजी क्वेश्चन नहीं कराए गए, मॉडरेट प्लस टफ कराया गया होगा। टोटल कोर्स की बात करें तो हर सब्जेक्ट में प्रवीण नॉर्मल लेन वाले लगभग 210 220 लेक्चर हैं, और जो प्रवीण फास्ट लेन है वो जस्ट हाफ है, 110 के आसपास लेक्चर्स है। ठीक है, फिर भी तुम्हें पर चैप्टर तुम्हें पता होगा कि इसमें कितने लेक्चर्स हैं मेरे डैशबोर्ड के अंदर, और अगर मेरे को ये वाला चैप्टर करना है तो कितने दिन पहले से मेरे को प्लान करना पड़ेगा, ये सब आपको पहले से पता होगा। नेक्स्ट इज मटेरियल। ठीक है, मटेरियल में आपको ऑफकोर्स अभी जो बच्चों ने शायद सैटरडे तक लिया था एडमिशन, उन सबको डिस्पैच कर दिया गया है, और ऑपरेशंस डिटेल आपको अभी बता दी जाएगी कि आप कहां से ट्रैक कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है उनको भी आज कल में मटेरियल निकल जाएगा। तो उसमें आपको टोटल 5 बुकलेट्स मिलेगा। बुकलेट नंबर 1 के अंदर यू विल गेट 3 एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज मेंस का है, मतलब उसमें एससीक्यू क्वेश्चंस है, मेंस को जो कैटर करेगा। एक्सरसाइज 2 एडवांस को कैटर करने के लिए है, तो जिसके अंदर बाकी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू हो गया, उसमें भी एससीक्यू होगा, क्योंकि एडवांस के लिए तो एडवांस में भी एससीक्यू आते हैं, और उसके अंदर कॉलम मैचिंग, इस तरह वाले सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में होगा। तो वो हमारा बेसिकली एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। और एक्सरसाइज 3 जो हो गया वो आई विल से कि वो टफ साइड के क्वेश्चंस है। ये ठीक है, वो मतलब जो बच्चा पहले आई वुड से कि 1000 में अगर एस्पायर कर रहा है तो वो एक्सरसाइज 3 को सॉल्व कर रहा होगा। अच्छा, किसी भी रीजन से ऑफकोर्स जो मटेरियल दिया जा रहा है वो तो सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। जैसे अभी हमने बताया कि किसी बच्चे की 2000 समथिंग भी रैंक थी, ये ठीक है, 8-9 हजार के अंदर, 10,000 के अंदर 8-10 बच्चे तो मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने काफी मटेरियल हो सकता है कर रखा होगा। अच्छा, सारे अगर हम मटेरियल उठा लें तो एक बहुत बड़ा पोर्शन सारे मटेरियल्स में कॉमन सा ही होता है। ठीक है, तो इवन इफ आप कंपटीशन में नहीं पढ़े हो और कहीं पढ़े हो तो भी ऐसा हो सकता है कि एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में बहुत सारे क्वेश्चन आपके पहले देखे हुए हो, तो जल्दी सॉल्व कर लें। तो इसलिए जो मटेरियल दिया जा रहा है वो हम ऐसा बोल सकते हैं जितना बच्चा कर सकता है उससे थोड़ा सा ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि जो स्ट्रगल करेंगे कंप्लीट करने में। ये ठीक है, अगर एक्सरसाइज 3 नहीं होती मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक है, आगे बहुत टाइम मिलेगा, आगे बहुत टाइम मिलेगा। मतलब जनवरी के बाद भी हमारे पास 3-4 महीने प्योर होगा केवल प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। जबरदस्ती हम वी शुड नॉट ट्राई टू ग्रैब टू मच कि हमारे हाथ से सारा निकल जाए। तो वी आर सपोज टू बी प्रैक्टिकल। सबसे पहली चीज ये कि हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, दूसरे बच्चों को देख के कंपेयर मत करना। ठीक है, जैसे इस बैच में जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि एक मान लिया 2000 जिसकी रैंक आई है या 3000 जिसकी रैंक आई है, वो वाला बच्चा भी है, एक वो वाला बच्चा भी जिसकी 30,000 रैंक आई है, तो दोनों के एक्सपोजर में डेफिनेटली बहुत अंतर होगा। तो यू शुड नॉट ट्राई टू मैच बाकी के स्टूडेंट, बाकी का जो स्टूडेंट है ना, कि वो तो ये सब मटेरियल खत्म कर रहा है और भी वो मटेरियल मांग रहा है सर से, और मेरे से तो यही बेयरली नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब जर्नी जो है वो पूरा अगले साल मई जून तक चलेगी। तो बी पेशेंट, जो टास्क तुम्हें अभी दिया जा रहा है वो हमारा परफेक्शन से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मार्क्स जो है वो लीनियरली नहीं बढ़ते हैं, मतलब धीरे धीरे आगे जाके एक एसिम्प्टोटिक बिहेवियर आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा अभी उसके 160 170 मार्क्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि लगातार वो मेहनत करते रहे, आगे उसके 190 आएगा, 200 आएगा, फिर 220 230 240, इससे ऊपर बढ़ने में मतलब नानी याद आ जाती है। फिर वो ऐसे नहीं कि लीनियरली बढ़ते ही चले जाते हैं,
फिर 10-10 मार्क्स बढ़ाने में हमें बहुत ज्यादा इनपुट चाहिए होता है। तो ये मैंने इसलिए बोला कि आप कितना भी समझा लो, बट ऑब्वियस है कोई बच्चा दूसरे बच्चे से कंपेयर करेगा, मतलब वो बोलेगा इसके 230 आ रहे हैं, मेरे 190 आ रहे हैं, ये तो 40 मार्क्स अभी आ गए, मैं जब तक 230 पे पहुंचूंगा ये 290 पे पहुंच जाएगा। इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा बैच है, आपको तो पैन इंडिया लेवल पे compete करना है, दिस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसलिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मटेरियल के बारे में मैंने बात बोला था, एक्सरसाइज 1 मेंस को कैटर करता है, रिलेटिवली इजी, उसमें सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ठीक है। बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज कि जो बच्चों की रैंक मान लिया 10,000 के अंदर है या 20,000 के अंदर है, वो बोले कि छोड़ देते हैं इसको। अगर तुम्हें वो सब आता है तो आई विल से कि कम गो थ्रू इट, ये ठीक है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपको सोल्यूशन दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे हो जाएगा तो छोड़ के आगे बढ़ो, ये ठीक है। बट उसको करना जरूर है, उसको यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव। सिस्टमैटिकली अगर चलोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखें। तो मटेरियल के बारे में मैंने बोल दिया, बुकलेट 1 हो गया, और बुकलेट 2 और 3 जो है वो बेसिकली जो पूरा प्रिपरेशन है उसमें 2 मेंस के पड़ाव आते हैं, तो 3 पार्ट में हमारी प्रिपरेशन डिवाइडेड है, मेंस 1 से पहले, 1 और 2 के बीच में, और 2 के बाद। तो उसी की लाइन पे हमने बुकलेट 1, बुकलेट 2 और बुकलेट 3 ऐसे करके दिया है। बाकी इनके अलावा 2 बुकलेट और आपको मिलेगा, एक पीवाईक्यू एडवांस का होगा और एक पीवाईक्यू मेंस का होगा। मेंस में जो होगा वो सेलेक्टेड पीवाईक्यू होंगे, ये ठीक है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, 30-35 क्वेश्चन होगा पर चैप्टर का, पहले आप उसको फिनिश कर सकते हो। क्योंकि इस बैच में जो बच्चे हैं वो बहुत सारे इजी पीवाईक्यू करके अपना टाइम वेस्ट करें, दिस इज नॉट एडवाइजेबल। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा बोले कि मेंस में तो मेरी लास्ट ईयर रैंक 30,000 थी, इस बार तो मेरे को मेंस में ही बहुत अच्छा करना है। ऑफ कोर्स जब आप पढ़ोगे एडवांस और मेंस के लिए, दोनों के लिए, दोनों का जो पढ़ाई है वो तो सेम ही है, बस क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट है वो अलग है। नॉलेज तो आपको दोनों के लिए बहुत अच्छी चाहिए होगी, ठीक है। तो इवन इफ कोई बच्चा बोले कि मेरे को मेंस के बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तो वो ठीक है, बट आपको नॉलेज बढ़नी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम सेम ही क्वेश्चन बार बार करे जा रहे हैं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। अच्छा, मटेरियल में आपको एक पीवाईक्यू एक्सप्रेस करके भी मिलेगा, उसका एक्सेस आपको दूसरी ऐप के ऊपर मिलेगा। उसमें ब्यूटी क्या है कि जितने भी 19 से लेके 25 तक जितने भी मेंस के क्वेश्चन आए हैं, हमने उनको ग्रेड कर रखा है इजी, मॉडरेट, टफ में, ठीक है। कलर कोडिंग है उसकी, जो भी क्वेश्चन रेड कलर की जिसमें पट्टी आएगी वो टफ क्वेश्चन है। तो एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि ये जो हमने बुकलेट भेजी है ये तो बेसिकली 30-30 क्वेश्चन है, वो बोलता है मैं तो सारे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो आपको डिजिटली उस चीज का एक्सेस है, उसमें भी यू कैन पिक एंड चूज कि इजी क्वेश्चन तो मैं छूंगा ही नहीं क्योंकि टाइम वेस्टेज है, आई विल डू ओनली मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चन, तो यू कैन डू दैट, ये ठीक है। वो आपका वो जो टाइम लगेगा ना छाटने में, वो सारी होमवर्क हमने कर रखा है आपके लिए, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट ऑल्सो। मटेरियल में जैसा मैंने बोला कि मोस्ट वाली यू वोंट बी एबल टू फिनिश इट, अगर आप सारे टेस्ट वगैरह दे रहे हो, रिवाइज कर रहे हो प्रॉपरली और मार्क्स आपके ठीक ठाक आ रहे हैं, बट स्टिल इफ यू थिंक के और आपके पास टाइम अवेलेबल है, देन कॉन्टेक्ट अस, ये ठीक है, वी विल प्रोवाइड यू मोर मटेरियल। देन पास्ट रैंक, अब देखो ये सारी चीजें तो खत्म हो गया, और बाकी ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें अभी बताई जाएंगी। कुछ कुछ जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी पास्ट रैंक है उसका हैंगओवर आपको नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। पास्ट रैंक का फ्यूचर रैंक के साथ एज सच डायरेक्टली कोई कोरिलेशन नहीं है, मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते लास्ट ईयर रैंक आ गया तो अगले साल भी आ ही जाएगा चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये बहुत घातक सोच है, इस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ये ठीक है। आप अगर इस साल पूरे 10 से 12 घंटे मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपका हो सकता है लास्ट ईयर से भी बहुत बुरी रैंक आए, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि लास्ट ईयर में इतना तो ले ही आया था, लास्ट के 2 महीने पढ़ूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, उतनी रैंक तो आई जाएगी, बस चीजों को मेरे को रिकॉल ही तो करना है, ऐसा नहीं है। ये कंपटीशन एवरी ईयर इज इंक्रीजिंग। फिर दूसरा चीज ये होता है कि क्वेश्चन करने में जो फ्लो आता है, जो स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, वो टाइम के ऊपर ही बिल्ड होती है। वो बर्बाद तो 2 महीने में हो जाएगी, आप 2 महीने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बट उसमें लगातार मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पास रैंक आपका कुछ भी आया हो, जो आपका फ्यूचर रैंक आएगा, ये ठीक है, वही आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करेगा, ये ठीक है। और किसी का फ्यूचर रैंक अगर पास रैंक के आसपास आया या थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ तो फिर मुंह छुपाना पड़ेगा अगले साल रिजल्ट आने के बाद। ये जरूर ध्यान रखना कि इस साल भी उतनी ही मेहनत करनी है या उससे ज्यादा मेहनत करनी है जितना आपने पास 2 साल में किया है। 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना ही है, नो एक्सक्यूज, ऊपर जाने का तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। अब कोई बच्चा अगर 300 में से 300 लाए और एडवांस में पूरे 360 में से 360 लाए हर पेपर में, फिर वो बोले कि अब मेरे पास
कुछ है नहीं करने के लिए, इसलिए मैं आराम कर लेता हूँ 2 घंटे, तो चलता है, दैट इज फाइन। बट ये सिचुएशन आने से पहले यू शुड नॉट थिंक कि 8 घंटे पढ़ के काम हो जाएगा। नो, अगर आपने ड्रॉप किया है तो ऑफकोर्स सब्सटेंशियल जंप के लिए ड्रॉप किया गया होगा, तो उसके लिए आपको सब्सटेंशियल एफर्ट भी मारने पड़ेंगे। सेकेंड इज बैकलॉग फॉल्स कॉन्फिडेंस। मतलब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे तो कोर्स एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाएगा, आपको उसके साथ कदम मिला के ही चलना है। जैसा भी हमने बोला कि एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, अगर किसी बच्चे का एक्सरसाइज 3 छूटता है, क्योंकि जब तक नेक्स्ट चैप्टर चालू हो गया तो छोड़ दो। अगर किसी का एक्सरसाइज 2 भी छूटता है, वैसे इतना एक्सट्रीम केस नहीं होना चाहिए, तो वो 2 भी छोड़ दो, बट बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने पहले भी करके दिखाया है, और जैसे कुछ रैंक अगर आगे होगी तो फिर उनको फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो अपनी प्रिपरेशन को कभी भी पुल कर सकता हूं। ये ठीक है, ऐसा नहीं। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है, वो इंस्टीट्यूट का जो करंट चैप्टर चल रहा है वही हमारा करंट चैप्टर होना चाहिए। उसके अलावा अगर पीछे कुछ छूट गया है, वो साथ में मैनेज हो रहा है, दैट इज फाइन। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट में हम 5वें वीक में पहुंच गए और हमारा भी तीसरे चैप्टर की प्रैक्टिस चल रही है, उसको हम खूब सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चों को ये भी होता है कि परफेक्शन के तरीके से वो सोचते हैं कि एक चैप्टर में मैं तो अपना जब कंप्लीट मानूंगा जब मेरे 500 एडवांस लेवल के क्वेश्चन मेरे हो गए होंगे। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी है उसे बाहर आना पड़ेगा, और आपको जो कोर्स की स्पीड है वो तो मैच करनी करनी है। उसके बाद आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, वेल एंड गुड, नो इश्यू। फिर नेक्स्ट इज ड्रग्स और सोशल मीडिया। इसका मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया है दैट एक्ट्स लाइक ए ड्रग। सबसे पहले तो मतलब स्टेज 1 क्या होता है कि चलो करके देखते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि चलो इंस्टाग्राम पे एक बार घूम के देख लेते हैं, क्या हर्ज हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, ठीक है। ड्रग्स में भी बंदा ऐसे ही पड़ता है। फिर जब 2-3 बार जाता है ना, फिर उसको बोलता है कि अरे करने में नुकसान ही क्या है, ये ठीक है, मैं तो इतना मेंटली स्ट्रांग हूं कि जब चाहूं तब छोड़ सकता हूं। सेम चीज उसको सोशल मीडिया पे लगेगी कि अगर मैं डेली 1-2 घंटे दे भी रहा हूं तो ये मेरा एडिक्शन नहीं है, ये तो मैं जब चाहूं उस दिन छोड़ सकता हूं, बट छूटेगा नहीं। यही एडिक्शन है सबसे बड़ा, यही साइन है कि आप एडिक्टेड हो चुके हो। तो ऐसी चीज से एक्सपेरिमेंट ही क्यों करना। अभी कम से कम इस साल तो हम इससे एक्सपेरिमेंट ही ना करें। जो भी सोशल मीडिया पे अगर जाना भी है, इन्फ्लुएंसर बनना भी है, ये ठीक है, रॉक स्टार बनना भी है, तो अगले साल ही बने, इस साल ना बने। इस साल पूरा जो फोकस है वो हमारी पढ़ाई पे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप ही रॉक स्टार बन जाएंगे अगर रैंक अच्छी आएगी तो। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, मतलब नो एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन विंस ओवर ब्रिलियंस। मतलब एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट हो सकता है, लास्ट ईयर के रिजल्ट में भी इसी बैच के अंदर वी हैव प्रूव्ड इट कि एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट हो सकता है, बट अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, ये ठीक है, अगर उसके जो मेहनत कर रहा है वो डिसिप्लिन वे में नहीं है, हैफ एज के कभी पढ़ लिए, 4 दिन घूम लिए, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट हो, उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ। ये ठीक है, अगर उसका रैंक मान लिया 500 लाने का अगर उसकी कैपेसिटी है, तो हो सकता है कि ब्रिलियंस भले ही उसकी 500 लाने की हो सकता है 4-5 हजार पे बैठा हो। ये ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो ब्रिलियंस है वो तो भगवान ने दिया है, ये ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें किस बात के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए, वो तुम्हारा डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क है। दिस इज ए फ्रेश स्टार्ट, इसको ये मानो। ये मत सोचो कि 99.9% काम तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, बस अब तो मेरे को 0.1 करना है, ये मत सोचो। आपको अभी भी 100% ही करना है, वापस उसी फ्लो में। जो टेस्ट आ रहे हैं ना, अब जैसे कोई कोई बच्चा ना पहले बड़े बड़े बड्डे मारेगा, फिर जब टेस्ट आएगा ना, पहले टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, फिर उससे पूछेंगे क्यों नहीं आई भाई, तो बोले ये तो शुरू शुरू का टेस्ट था, ये ठीक है, 2-3 महीने से पढ़ाई छूटी हुई थी इसलिए थोड़ा सा रस्टी हो गया था। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बाकी बच्चे तो नहीं हुए रस्टी। उनका जेई का एग्जामिनेशन ऐसा तो नहीं कि 2 दिन पहले हुआ था और तुम्हारा 2 महीने पहले हुआ था। इस तरह का कोई भी एक्सक्यूज ना दें कि ये चैप्टर मेरा वीक था तभी तो यहाँ ड्रॉप ले रहे हैं ना, अब तो अच्छा हो जाना चाहिए ना। तो अब हम ऐसे एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए, आने नहीं चाहिए। बाकी जो भी है कि क्वेश्चन गलत क्यों हो गए, कि मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, और कितने सिली हो गए भाई, कि जब तुमने 12वीं में दिया और अब ड्रॉप ले रहे हो, तो और कितनी सिलीनेस चाहिए तुम्हें, अब ये चीज कब सॉल्व होगी। तो ये सारे एक्सक्यूजेज हैं, अपने ब्रेन को पागल बनाने के तरीके हैं। ये वाक्य वही बोलेगा जो सीरियस नहीं होगा, ये जरूर ध्यान में रखें। गिव योर बेस्ट, अगर डिसिप्लिन में रहोगे, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। टेस्ट इज मस्ट, उसका मतलब क्या है कि कुछ बच्चे कोई ये वाला टेस्ट छोड़ देगा, कोई वो वाला टेस्ट छोड़ देगा। अब उसमें 2 तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा तो डर के छोड़ेगा कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, है ना, और रैंक मेरी अच्छी आई थी, मेरे से नीचे की रैंक वाले बच्चे अच्छा मार्क्स ले आएंगे,
फिर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा बैच में, इस तरह की चीजें। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो ग्रुप है ये ठीक है, वो तो तुम्हारे साथ 1 साल रहेगा, बट जो तुम्हारी रैंक है वो तो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेगी, ये ठीक है, यू विल बी कोटिंग दैट रैंक। तो ऐसा कोई काम ना करें कि इन बच्चों के अंदर थोड़ी ना तुम्हें प्रूव करना है, ये ठीक है। तुम्हारा तो अल्टीमेट जो टेस्ट होगा वो कब होगा, अगले साल जब मई वाला होगा, उसमें जो परफॉर्मेंस आएगी उसी के बेसिस पे यू विल बी डिफाइंड, या योर हार्डवर्क विल बी डिफाइंड, कि तुमने कितना हार्डवर्क किया है। तो इन सब में, इन सब चीजों में शर्मा शर्मी नहीं होनी चाहिए। यू शुड गिव ऑल द टेस्ट, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कुछ कंटेंट जैसे हमें लगता है कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, फिर ये सेकंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, फिर ये रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो उसके लिए एक पूरा हमने स्टोरी बनाई होती है कि ये वाली चीज यहां पूछनी है, ये वाली चीज यहां पूछनी है। टेस्ट के थ्रू, टेस्ट का मतलब प्योरली ये नहीं होता कि हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि आपको कितना आता है। टेस्ट का मतलब ये भी होता है, काफी क्वेश्चन हमें पता है कि बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, बट थ्रू दैट वी विल बी टीचिंग यू समथिंग। ये देखिए कुछ कॉन्सेप्ट टेस्ट के थ्रू भी होगा, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है कि बच्चा बहुत डेस्परेटली सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद जब उसको सोल्यूशन बताया जाता है तो उसके दिमाग में छप जाता है एकदम, विजा विज के वो खुद कोई प्रैक्टिस मटेरियल कर रहा हो, उसमें क्वेश्चन बीच में आया, उसने नहीं हुआ, सोल्यूशन देख लिया, तो हो सकता है कि वो उसके ब्रेन में बहुत ज्यादा दिनों तक स्टेबल ना हो। तो इसमें ये भी डिफरेंस है। ये तो एक एक्सट्रीम हो गया। एक दूसरा एक्सट्रीम हो गया जब बच्चा बोले कि ये टेस्ट तो बहुत ईजी था, ये ठीक है, इसको देने का क्या फायदा, या फिर बोलेंगे ये तो बहुत ही टफ था, इसको देने का क्या फायदा। सब फायदे जब ही लिया जा रहा है, ये ठीक है। इजी और टफ तो बोले ही मत, तुम तो मार्क्स कितना आता है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम तो ये बताओ कि बैच में तुम्हारी रैंक कौन सी आ रही, ये ठीक है। अगर इजी टेस्ट है तो पेपर तो इजी, मतलब ऐसे बच्चे क्या करेंगे, फिर जब एक्चुअल एग्जाम होगा ना, फिर उसमें वही देंगे कि ये तो इजी आ गया इसलिए मेरा मार्क्स नहीं आया। तो बेंचमार्किंग तो सब बच्चों के साथ होगी ना, पेपर तो कैसा भी आ सकता है, एडवांस का भी इजी आ सकता है, मेंस का भी इजी आ सकता है। तो हमें तो हर तरह का पेपर देने की खूब सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब हमें प्रैक्टिस इस तरह की होनी चाहिए कि अगर कोई सोते से भी उठा देना, बोल दे कि टेस्ट दे दो, तो यू शुड बी सेइंग कि हाँ चलो दे देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं एक बार पहले मैं रिवाइज कर लूं, एक बार मैं मुंह धो लूं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इतना हमारी फ्लुएंसी टेस्ट देने में आ जानी चाहिए कि आपको जब बोलें यू शुड बी टोटली कंफर्टेबल टेस्ट देने में। तो इसलिए इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेंस की रैंक तो मेरी लास्ट ईयर ही आ गई थी, इस बार तो मेरे को एडवांस पे फोकस करना है, तो मेंस का टेस्ट नहीं देना है। क्या जो तुम्हारी लास्ट में मेंस की रैंक आई थी, क्या वही यूज हो जाएगी क्या इस साल एडवांस का टेस्ट देने के लिए? आंसर इज नो। तो फिर दोबारा मेंस देना है तो मेंस के टेस्ट भी दोबारा देना, क्योंकि ये सब चीजें करके एक दो बच्चों के साथ ट्रेजिडी होती है, फिर लास्ट में बहुत बुरा लगता है कि पूरे का पूरा बर्बाद ही हो गए। और घर वाले अलग बेवकूफ बोलते हैं कि तेरे को लास्ट ईयर ही बोला था कि ले ले कुछ, अगले साल नहीं मिलेगा, और वही कर दिया तूने। फिर लाइफ लॉन्ग वो ताना सुनना पड़ेगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अच्छा, एक्सरसाइज 1, इस पे मैंने बोल दिया है कि एक्सरसाइज 1 में बेसिकली मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं और रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर यू टू लीव दैट। स्पेशली जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये ठीक है, जो जो फैक्ट हमें पता है या नहीं पता है, तो एक्सरसाइज 1 में भी होगा, एक्सरसाइज 2 में भी होगा, और जगह पे भी होगा, टेस्ट में भी पूछा जाएगा। तो इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि एक्सरसाइज 1 मेरे को अच्छी तरह आती है, तो आई कैन से कि ठीक है, भले सॉल्व मत करो, एक एक क्वेश्चन पढ़ो, सोचो, इफ यू आर एबल टू सी द सॉल्यूशन टिल द लास्ट स्टेप कि ऐसे ऐसे हो जाएगा तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। मैथमेटिक्स में तो मैं बोल ही रहा हूं। और जिस क्वेश्चन में लगे कि शायद इसमें कुछ मैन्युपुलेशंस करना पड़ेगा, तो उसमें करके देखो, मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, नहीं, करके देखो, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर तुम रियली एक्सरसाइज 1, अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि इसको करने का फायदा नहीं है, रिलेटिवली इजी है, तो उसका एक्सरसाइज 1 बहुत जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर और 45 मिनट्स उन सारे क्वेश्चंस में। बट यू शुड स्क्रीन थ्रू दैट ऑल्सो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो उसमें अगर हमें कैलकुलेशन की स्पीड की प्रैक्टिस नहीं होगी तो एक्चुअल एग्जाम में जाके नहीं होगा। एक्चुअल एग्जाम में, मेंस में बहुत सारे बच्चे, जैसे इस बार का अगर तुम हम सेशन भी करते हैं ना और स्टूडेंट की रिएक्शन भी दिखाते हैं, तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी आएंगी कि बच्चा बोलेगा कि टफ पेपर तो नहीं था बट लेंदी था, ठीक है। अगर टफ नहीं था तो मे बी तुम्हारे दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ा, बट लेंदी था तो कैलकुलेशन में तो जोर पड़ा ही होगा। तो उसकी तो प्रैक्टिस हमें अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इसलिए सीक्वेंस ही जाना है। देन क्लास पीडीएफ फॉर प्रवीण नॉर्मल बैच, आई विल से कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है कोई चैप्टर, तो जितने भी लेक्चर्स हैं नॉर्मल लेन के या फास्ट लेन के, उनकी
क्लास की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइडेड है आपको, तो आपके अपने नोट्स होंगे डेफिनेटली, वो आप रिवाइज करो, बहुत ही अच्छी बात। बट आई विल से कि अगर आपको प्रिपरेशन सॉलिड बनानी है तो जो चैप्टर जिस वीक में चल रहा है उसकी पीडीएफ जो है ना वो एक बार पूरी पलट ली। हो सकता है कि तुम्हें कुछ एक दो नई कॉन्सेप्ट मिल जाए जो तुम्हें नहीं पढ़ाया हो, या और कोई नया पर्सपेक्टिव मिल जाए चीजों को देखने का। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एक तो तुम्हारे अपने मटेरियल हो गया, ये ठीक है, उससे तो आप रिवाइज कर ही लो। दूसरा, एक बात, प्रवीण का जो पीडीएफ है, अगर अपना मटेरियल नहीं है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो पीडीएफ से यूज करना ही करना है। इसको एक बार जरूर पलट के देख लिया इफ यू आर नॉट वॉचिंग द लेक्चर। अगर कोई चैप्टर वीक है तो उसके तो लेक्चर हमें देखने पड़ेंगे, बट इफ यू आर नॉट वॉचिंग तो प्रवीण के जो पीडीएफ है वो आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल होगा, उससे एक बार जरूर गो थ्रू कर लिया, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है। अच्छा, इसमें हो सकता है कि कोई बच्चा अगर ऐसे बोलता है कि मैं तो अपने ही नोट से रिवाइज इसलिए करूंगा वरना दूसरे के नोट से मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो ऐसा बच्चा महाबेवकूफ है। ये ठीक है, जो थ्योरी सेम एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी अलग अलग थोड़ा पढ़ा नहीं, कंफ्यूज होने के बाद क्या है, एक एफ बराबर एम ए बोला है और दूसरे ने एफ बराबर ए एम लिख दिया तो उसने कोई नई थ्योरी बता दी क्या? इतना तो हमारे अंदर ब्रेन होना चाहिए कि इवन इफ वर्डिंग इज डिफरेंट आई शुड बी एबल टू फिगर आउट कि व्हाट ही इज सेइंग। फिर ऐसे बच्चों को तो क्वेश्चन में जब थोड़ी सी भी टफ लैंग्वेज आएगी वो तो पलट जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं तो अपने उससे पढ़ूंगा वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा दूसरे टीचर का पढ़ के। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। नेक्स्ट इज एडवांस्ड प्लानिंग फॉर वीक चैप्टर्स। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर आपको लगता है कि वीक नंबर 5 में जो फिजिक्स का चैप्टर वो मेरा वीक है, तो ये हमारी आंख अगर 5वें वीक में जाके खुलेगी तो उस टाइम पे वो फिर सॉलिडली तैयार नहीं हो पाएगा। ये ठीक है, उसके लिए तो हमें अभी से एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के स्लॉट निकाल के उसके लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, संडे को यूज करना पड़ेगा जो भी फ्री संडे है। और जैसे हमने दूसरे संडे में भी बोला था कि 3 घंटे का फुल सिलेबस टेस्ट होगा, तो भी उस पूरे दिन 8-9 घंटे बचते हैं। तो वहां पे हम ये वाली चीज पहले से ही प्लानिंग करके रखें आपके साथ। आपको एडवांस में पूरा प्लानर शेयर कर दिया गया है कि कौन कौन सा चैप्टर कब आएगा, डेट भी पता है, हमें पहले से ही पता है। ये भी पता है कि उसमें अगर नॉर्मल लेन से देखना है, नॉर्मल लेन से देखने का मतलब ये है कि मेरा चैप्टर वो रियली में वीक है और मैं काइंड ऑफ बेसिक से पूरा पढ़ना चाहता हूँ। ये ठीक है। और जो फास्ट लेन है उसके भी लेक्चर, फास्ट लेन से पढ़ने का मतलब ये है कि आई एम 80% कंफर्टेबल विद द चैप्टर, बट एक बार मेरे को जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तो फिर हम फास्ट लेन से देख सकते हैं। तो उसके नंबर ऑफ लेक्चर भी मेरे को इन एडवांस पहले से ही पता है, तो सो दैट यू कैन प्लान कि कितने दिन चाहिए, कितने नंबर ऑफ लेक्चर हैं। तो वो जब ही होगा जब आप ढंग से प्लानिंग करो, अपने टाइम को यूज करो। वरना क्या होगा, उसी वीक में अगर करने की कोशिश करोगे फिर उसमें तुम्हारे मार्क्स, क्योंकि ऐसे तो नहीं कि हमें तुरंत ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुरंत ही हमारी बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होगा हमें जिसे बोलते हैं हजम करने के लिए। तो इसलिए ये सारी प्लानिंग एडवांस में जितना होगा उतना ही बेटर होगा। ठीक है, फिक्स द टाइम टेबल फॉर ईच डे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लिया आपने 11वीं 12वीं में पढ़ाई की है और हैफेजर्ड वे में किया है कि किसी दिन सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 9 बजे उठ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से इस साल छोड़ देना चाहिए। इस साल पूरा जो उठने और सोने का टाइम है, ब्रेकफास्ट लंच का जो टाइम है, ये जो बीच में जैसे बोलते हैं ना कि माइलस्टोन टाइप जो चीज है, इनको फिक्स कर लो, बाकी सारा अपने आप फिक्स हो जाएगा एंड योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। इवन इफ आप जैसे बोलते हैं ना कि नॉन फिक्स्ड टाइम टेबल में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और एक फिक्स्ड टाइम टेबल में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो फिक्स्ड वाले में आपका आउटपुट बेटर आएगा डेफिनेटली। ये ठीक है, क्योंकि बॉडी ट्यून हो जाती है 4-6 दिन बाद ना, उसे पता है कि कब दिमाग चलाना है, कब क्या चलाना है। नेक्स्ट इज फुल सिलेबस रिवीजन। तो जैसे अभी हमने बोला ना कि जो मेंस के टेस्ट लिए जाएंगे, ऑल्टरनेट संडेज को जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें से जो ऑल्टरनेट टेस्ट होंगे वो फुल सिलेबस मेंस के टेस्ट होंगे। अब कोई बच्चा ये बोल सकता है कि फुल सिलेबस मेंस के टेस्ट में रिवाइज कब करेंगे? तो तुमने अभी भी तो रिवाइज किया ही होगा ना। अभी जब मेंस का टेस्ट दिया है, एडवांस का टेस्ट दिया है, तो भी तो तुम अपने नोट से पूरा सिलेबस एक आध दिन में रिवाइज करके जाते होगे ना। तो इट विल बी हेल्पफुल, इसीलिए किया गया। मतलब हमारे लिए क्या, हम तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे भी कर सकते हैं, बट आपको ही ये आगे चल के फायदा देगा। तो जैसे अभी रिवीजन किया था, जस्ट जो 2025 के जो पेपर गए हैं उसी तरह का रिवीजन करके आप जा सकते हो। ठीक है, गाइडिंग जूनियर्स, हाँ अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनकी रैंक आई होगी, तो सबसे पहले आपका जो फोकस है वो नेक्स्ट ईयर की अपनी रैंक पे होना चाहिए। ये ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोशल मीडिया पे जाके या और कहीं जाके बड़े भैया बने हुए और आप समझा रहे हो कि तेरे को ऐसा पढ़ना चाहिए, ये मत पढ़, ये बुक मत कर। ऐसा ज्ञान मत दो। ये ठीक है, उनको ज्ञान देने वाले बहुत सारे क्वालिफाइड लोग
ऐसा नहीं कि आपके ज्ञान के बिना वो सफल नहीं हो पाएगा। और जो भी बच्चा ऐसा ज्ञान ढूंढ रहा है, ये ठीक है, अब और किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए तो उसका वैसे ही कुछ नहीं होना, ये तो पक्की बात है। तो ऐसा नहीं कि इन सब चीजों में तुम अपना टाइम वेस्ट करना चालू कर दो, ये ठीक है। पहले फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। जब आईआईटी में जाओ और टाइम अवेलेबल हो और मन करे तब देना है ये सब ज्ञान। तो मेरी तरफ से इतना ही।